एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और बच्चों आज हम अपना करेंगे टॉपिक प्लास्टिड। जैसे कि देखो हमने सेल वाला अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, लगभग हमारा चैप्टर ख़त्म ही होने वाला है, तो छोटा मोटा उसमें से रहता है जो हम अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा प्लास्टिड है और मैं हूँ आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना बायोलॉजी का लेक्चर। आज का टॉपिक क्या है हमारा प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड जो हैं ये प्लांट्स के अंदर ऑर्गेनेली होती हैं। प्लांट्स के अंदर ये क्या है, पिगमेंटेड ऑर्गेनेली होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में और फूड को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। एनिमल सेल के अंदर क्यों? क्योंकि भाई एनिमल सेल में फोटोसिंथेसिस की कोई नीड नहीं है। एनिमल सेल के अंदर लार्ज टाइम के लिए फूड को स्टोर करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्लास्टिड्स के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि प्लास्टिड्स के बारे में सबसे पहले किसने बताया। द फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्लास्टिड को सबसे पहले डिस्कवर किया था हेंकल ने। प्लास्टिड है उसके कितने टाइप होते हैं? प्लास्टिड जो है बेटा उसके हमारे जनरली कितने टाइप हैं? 2 ही टाइप हैं। कई सारी बुक्स में 3 टाइप भी लिख रखे हैं कि 3 टाइप होते हैं, बट यहाँ पे हम 2 टाइप को लेके चल रहे हैं। 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। कौन सा है? ल्यूकोप्लास्ट। और एक जो होता है वो है इसका क्रोमोप्लास्ट। ओके, एक है ल्यूकोप्लास्ट और एक है क्रोमोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब क्या होता है? ल्यूको वर्ड जो है वो वाइट कलर के लिए आता है या फिर कलरलेस चीज़ों के लिए आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि इस टाइप की जो प्लास्टिड है उसमें कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती है, ये पिगमेंट लेस ऑर्गेनेली है। अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये कैसी है बेटा? पिगमेंटेड है। कैसी है? पिगमेंटेड है। कई सारी पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होती हैं। तो एक बार ल्यूकोप्लास्ट में देख लेते हैं कि भाई अगर पिगमेंट ही नहीं है तो काम क्या करना है इसको। अगर भाई पिगमेंट ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो होने से रहा है ना, तो काम क्या करेगा ये? तो ये क्या करता है? ये फूड को स्टोर करने का काम करता है। ये क्या करता है? ये फूड के स्टोरेज में हेल्प करता है। ओके, अब हम क्या है कि इसके फर्दर टाइप्स देख लेते हैं एक बार कि इसमें कौन कौन से टाइप आते हैं। एक इसमें आता है अमाइलोप्लास्ट। क्या आता है? अमाइलोप्लास्ट। एक इसमें आता है एल्यूरोप्लास्ट और एक इसके अंदर आता है इलियोप्लास्ट। ओके, तो हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो कैसा है? पिगमेंट लेस प्लास्टिड है। और इसमें फर्दर क्या है कि फूड स्टोरेज का काम होता है। 3 टाइप हैं, अमाइलोप्लास्ट है, एलियोरोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट है। अब ध्यान से देखना एक चीज़, जहाँ पर भी आपको ये एलियो वर्ड दिखाई दे ना, फर्स्ट वाले की बात कर रही हूँ, फर्स्ट एलियो वर्ड जहाँ दिखाई देता है वो हमेशा फैट या ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। फैट या ऑयल के लिए यूज़ किया जाता है। एलिरो वर्ड जो है वो हमेशा प्रोटीन के लिए यूज़ किया जाता है। अमाइलो वर्ड जो है वो स्टार्च के लिए यूज़ किया जाता है। तो भाई यहाँ से अगर वर्ड का ही पता चल गया तो हमें इनका क्या हो गया? सबका पता चल गया। तो क्या करेगा ये? अमाइलो क्या कर रहा है? स्टार्च को स्टोर करेगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी लिख सकते हो आप। एल्यूरो जो है ये क्या करेगा? एल्यूरो जो है वो प्रोटीन के स्टोरेज में हेल्प करता है। एल्यू की अगर बात करें तो ये फैट और ऑयल्स के स्टोरेज में हेल्प करता है। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? अपनी ल्यूकोप्लास्ट की। अब इसको भूल जाओ और यहाँ पे आ जाओ। भूलने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल दिमाग से नहीं निकालना है, मतलब अभी ये करना है हमें। तो देखो क्रोमोप्लास्ट जो है इसमें मैंने क्या लिखा है? पिगमेंटेड, मतलब बहुत सारी पिगमेंट होती हैं, बहुत सारी पिगमेंट होती हैं। तो भाई पिगमेंट क्या होती हैं? पिगमेंट वो होती हैं जो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करें। पिगमेंट क्या होते हैं? जो कोई ना कोई कलर प्रोड्यूस करें। तो देखते हैं बेटा इसमें कौन कौन सी आती हैं। एक हमारे इसके अंदर आएगी क्लोरोप्लास्ट, सारे बच्चों ने सुन रखी है ना, क्लोरोप्लास्ट। दूसरी प्लास्टिड जो है वो हमारा इसके अंदर आएगा फियोप्लास्ट। क्या आएगा? फियोप्लास्ट।
और थर्ड जो है वो हमारा इसके अंदर आएगा रोडोप्लास्ट। ठीक है, चलो देखते हैं अब इसको। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो वर्ड जो है जनरली हमने सुना होगा कि भाई छोटे छोटे क्लासेस से शुरू हो जाता है ना, कि प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, है ना, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट होती है, प्लांट्स में क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है, ऐसा सबने सुना है, पढ़ा है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन पिगमेंट कंटेनिंग प्लास्टिड है। सो इसमें हम ग्रीन कलर की पिगमेंट का नाम बता देते हैं, कौन सी है, क्लोरोफिल। कौन सी है, क्लोरोफिल। और इसके आगे ऐसे मैंने 2 लिख रखा है क्योंकि क्लोरोफिल जो है उसके भी फर्दर टाइप होते हैं, क्लोरोफिल 1, क्लोरोफिल 2, तो यहाँ पे मैंने क्लोरोफिल 2 लिखा है। सो क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन पिगमेंट जो है उसको प्रोड्यूस करवाता है, तो यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट का नाम हमने दे दिया क्लोरोफिल 2। उसके बाद है फियोप्लास्ट। फियोप्लास्ट जनरली क्या है, ब्राउन या फिर येलोइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन सी कलर के लिए है, ब्राउन या फिर येलोइश कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें कौन सी पिगमेंट होगी, इसमें होगी फाइकोएरिथ्रिन, ये रेड कलर के लिए आता है। ठीक है, सॉरी, अगर ब्राउन या फिर येलो है तो इसके लिए पिगमेंट कौन सी है, फ्यूकोजेंथिन। कौन सी है, फ्यूकोजेंथिन। फ्यूकोजेंथिन जो है वो जनरली येलोइश, ब्राउनिश टू येलोइश कलर को प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है हमारा रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो है वो रेड कलर के लिए आता है, तो रेड कलर के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी पिगमेंट है, फाइकोएरिथ्रिन। कौन सी है, फाइकोएरिथ्रिन। और कौन सी होती है, लाइकोपीन। ओके, तो ये क्या है, ये हमारी पिगमेंट हैं जो कि रोडोप्लास्ट में प्रेजेंट होती हैं। ओके, अब क्या है कि इनके अलावा भी कुछ एक पिगमेंट होती हैं जो प्लास्टिड्स में हो सकती हैं, जैसे कि कैरोटीनॉइड है, जैसे कि ज़ैंथोफिल है। ये सारी पिगमेंट जो हैं वो भी प्लास्टिड्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो हमने अभी क्या पढ़ा है कि प्लास्टिड क्या होता है। प्लास्टिड जो है वो क्या है, पिगमेंटेड एक ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में ही होती है। फर्दर 2 टाइप हैं, एक पिगमेंटलेस होता है, दूसरा मैनी पिगमेंट वाला होता है। इसमें 3 टाइप पढ़े, उसमें भी पढ़े हमने। ठीक है, चलो एक बार ये देख लेते हैं। इटियोलेशन। अब ये इटियोलेशन क्या होता है, इटियोलेशन क्या होता है, इटियोलेशन वर्ड जो है वो इटियोलेटेड प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। इटियोलेटेड प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है। और ये प्लांट्स कौन से होते हैं, जिनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होती है। ये कौन से होते हैं, पिगमेंटलेस। तो हमेशा ये क्या करते हैं, स्टोरेज का ही काम करते हैं। ठीक है, स्टोरेज का ही काम करते हैं। और ये क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है वो जनरली नहीं कर पाते हैं, तो एटियोलेशन बोलते हैं। और उन प्लांट्स को एटियोलेटेड प्लांट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी ये वाली ऑर्गेनेली जो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट किस किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट की डिस्कवरी किसने की थी, ल्यूवेनहुक ने। सबसे पहले किसने की थी डिस्कवरी, ल्यूवेनहुक ने की थी। ओके, बट उसके बाद क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट की टर्म को दिया, इसकी टर्म को किसने दिया, किसने, शिम्पर ने। टर्म को किसने दिया, शिम्पर ने दिया। ओके, अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो किस किस में प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन ऑल ग्रीन
प्लांट्स, ये सभी ग्रीन प्लांट्स में होता है। इसके अलावा कुछ एक प्रोटिस्टा में भी होता है, जैसे यूग्लिना में, साइनोबैक्टीरिया में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो क्या है, इन सब में ये प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, इसकी शेप जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो एक बार डिफरेंट शेप को देख लेते हैं हम, कौन कौन सी होती हैं। तो क्लोरोप्लास्ट की शेप जो है वो देखते हैं बेटा कौन कौन सी हैं। फर्स्ट जो है वो है इसकी कप शेप, ठीक है। सेकंड जो है वो है गिर्डल शेप्ड। थर्ड जो शेप है इसकी वो है स्पाइरल शेप्ड। फोर्थ जो है वो है इसमें ब्रांच्ड शेप्ड। और लास्ट जो है वो बहुत ही कॉमन है, ओवल शेप, ठीक है। तो एक एक एग्जांपल देख लेते हैं कि भाई कप शेप किस में होता है क्लोरोप्लास्ट, गिर्डल शेप किस में होता है। तो कप शेप जो है वो किस में होता है, क्लाइमेडोमोनास एल्गी में, ठीक है। गिर्डल शेप जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूल्थ्रिक्स के अंदर। स्पाइरल जो है वो किस में प्रेजेंट होता है, स्पाइरोगायरा में, किसमें, स्पाइरोगायरा में। ब्रांचड जो है वो किस में होता है, जिज्मा में। और ओवल शेप जो है कॉमन है बिल्कुल, वो किस में होता है, हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये हमने क्या पढ़ा है कि भाई क्लोरोप्लास्ट जो है उसकी शेप अलग होती हैं, वो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल के अंदर वो प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक बार नंबर और देख लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर किस में कितना होता है। जनरली क्या है कि क्लोरोप्लास्ट जो है उसका नंबर भी वेरिएबल होता है, एक जैसा नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता। तो अगर क्लाइमेडोमोनास की बात करें तो इसमें सिंगल के अंदर एक ही प्रेजेंट होता है। यूल्थ्रिक्स की बात करें तो इसमें भी 1 ही प्रेजेंट होता है। अगर यहाँ पे बात करें हम स्पाइरोगायरा की तो इसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें जिज्मा की तो अगेन 1 से लेकर 6 तक नंबर हो सकता है। अगर हम यहाँ पे बात करें हायर प्लांट्स की तो हायर प्लांट्स में ज़्यादा होता है, 20 से लेकर के 40 तक इसका नंबर हो सकता है। तो ये हमने क्या बताया है कि भाई ये शेप होती हैं और ये इसका नंबर होता है। तो एक बार थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं कि ये ऑर्गेनेली जो है ये किस टाइप की ऑर्गेनेली है। क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। कैसी है ये, डबल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनेली है। इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और ये एक तरह की क्या है, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। क्या है ये, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। अब आपको देखो याद होगा ये वर्ड हमने और किस में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पढ़ा था, ठीक है। और सेमी ऑटोनॉमस माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को कहा जाता है। इसका रीज़न बताऊंगी अभी। उसके बाद क्या है कि इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। मैनी एंजाइम्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है, जो उसका मैट्रिक्स है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और मेनली कौन से, जो केल्विन साइकिल से रिलेटेड होते हैं, केल्विन साइकिल से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। तो केल्विन साइकिल C3 प्लांट्स के अंदर होती है ना, केल्विन साइकिल C3 C4 प्लांट के बारे में हमने पढ़ा है। तो क्या है कि केल्विन साइकिल के लिए एंजाइम होते हैं और क्या होते हैं, और डायावेलेंट आयंस भी होते हैं, डायावेलेंट आयंस भी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारे कहाँ होते हैं, स्ट्रोमा में ही होते हैं। और एक बड़ा ही फेमस सा है
एंजाइम वो है रूबिस्को, वो है रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को क्या है? राइबोलोज बायोफॉस्फेटेज कार्बोक्सिलेज, ये एंजाइम है, बड़ा फेमस एंजाइम है ये। आगे जब हम ये कैल्विन साइकिल C3 C4 को करेंगे तो उसमें ज़रूर आएगा हमारा C3 साइकिल के अंदर। तो रूबिस्को ये क्या है? मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम ऑन अर्थ, ये क्या है? अर्थ के ऊपर मोस्ट अबेंडेंट एंजाइम में से एक है, ठीक है। तो ये कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा में ही पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। ओके, तो ये हमने क्या बता दिया कि भाई डबल मेम्ब्रेन है, फ्लूइड स्ट्रोमा है, सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है। अब एक चीज़ और है इसमें कि क्लोरोप्लास्ट का अपना खुद का DNA होता है। जो क्लोरोप्लास्ट जो है उसमें अपना खुद का कैसा? डबल मेम्ब्रेन वाला राउंडेड DNA प्रेजेंट होता है, राउंडेड DNA प्रेजेंट होता है उसके अंदर। DNA है उसको नाम क्या दे देते हैं? प्लेस्टिडोम, ठीक है। ये क्या है? ये इसके DNA को हमने नाम दे रखा है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं कि उसमें और क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि अभी मैंने बताया तुम्हें कि अगर हम हायर प्लांट की बात करें तो जितने भी हायर प्लांट होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो कैसा होता है? ओवल शेप का होता है, ठीक है। तो ये ओवल शेप का हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओवल शेप का होता है। और मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है। सेम इसमें भी ऐसे ही होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था, आउटर मेम्ब्रेन मोर परमेबल होती है, इनर जो होती है वो सेमी परमेबल होती है, ठीक है। अब क्या है कि इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसके अंदर क्या है? ये फ्लूइड भरा हुआ है। जो इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड को हमने नाम क्या दे दिया? स्ट्रोमा, ठीक है। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है और ये क्या है? उसकी इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब देखो, अब क्या है कि इसके अंदर इसका खुद का DNA होता है, वो भी कैसा? इस टाइप का सर्कुलर होता है। नाम क्या दे दिया था हमने उसको? प्लेस्टिडोम, नाम क्या दिया था? प्लेस्टिडोम। अब क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होता है? कुछ एक फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, देखो ऐसे फ्लैट, ऐसे फ्लैट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं ऐसे ही। अगर हम ग्रीन प्लांट्स की बात करें तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। इसीलिए हम क्लोरोप्लास्ट को और क्या बोल सकते हैं? डायामॉर्फिक। क्या बोल सकते हैं? डायामॉर्फिक। डायामॉर्फिक का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या है? उसके 2 तरह के स्ट्रक्चर शो करता है। वो क्या करता है? 2 तरह के स्ट्रक्चर शो करता है। एक होता है ग्रेनल, दूसरा होता है ए ग्रेनल, ठीक है। अब ये ग्रेना क्या है वो बता दो। तो देखो बेटा, ग्रेना के बारे में पहले बता रही हूँ मैं आपको। जो ये यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाले जो फ्लैट स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड बोलते हैं। और बहुत सारे थाइलाकॉइड आपस में जुड़ करके एक पूरा ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसको बोलते हैं बेटा ग्रेना या फिर ग्रेनम। ओके, ये स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेना का है, ठीक है। अब क्या होते हैं, इस तरह से जो ये ग्रेना है ये भी आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। ग्रेना भी आपस में क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये भी आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जहाँ से ये इंटरकनेक्टेड होते हैं उसको हम कनेक्शन को क्या नाम देते हैं? तो जहाँ से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसको हम नाम दे देते हैं, या तो उसको बोल देते हैं फ्रिट्स।
क्या बोलते हैं, फ्रिट्स, या फिर उसको हम बोल देते हैं लेमिला। क्या बोल देते हैं, लेमिला। ठीक है, अब देखो जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो राइबोसोम्स तो हमने पढ़ा है कि भाई 2 सब यूनिट होती हैं, तो इसमें कौन से होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। कौन से होते हैं, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम। इसके अलावा और क्या है, बहुत सारे एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे डायावेलेंट आयंस भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन है इसकी, बाहर वाली परमेएबल है, अंदर वाली जो है वो सेमी परमेएबल है, फ्लूइड भरा हुआ है। मैट्रिक्स जो है उसको स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या है कुछ इस तरह से फ्लैट स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं, उनको हम थाइलाकॉइड बोल देते हैं। बहुत सारे थाइलाकॉइड जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसको ग्रेना बोल देते हैं। ठीक है, ग्रेना जो होते हैं वो अगर हायर प्लांट्स की बात करें, अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो ग्रेना का नंबर 40 से लेकर के 100 सेल के अंदर हो सकता है। अगर हायर प्लांट्स की बात करें तो टोटल ग्रेना जो है वो कितने प्रेजेंट हो सकते हैं, 20 से 100 नंबर हो सकता है ग्रेना का सेल के अंदर। ठीक है, ये जो बीच में इनका कनेक्शन है 2 ग्रेना का, उसको हम फ्रेट्स या फिर लेमिला बोल सकते हैं। 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और इसके स्ट्रोमा में क्या क्या हो सकते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, डायावेलेंट आयन भी प्रेजेंट होते हैं। और मेनली क्या है, स्ट्रोमा में रूबिस्को एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि मोस्ट एबेंडेंट है पूरे अर्थ के ऊपर। अब देख लेते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके टाइप कितने होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें अभी कहा था कि क्लोरोप्लास्ट जो है इसको क्या कहा जाता है, डायामॉर्फिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायामॉर्फिक कहा जाता है। तो डायामॉर्फिक कहा जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसके 2 स्ट्रक्चर होंगे इसलिए डायामॉर्फिक कहा जाता होगा। तो 2 होते हैं, एक होता है ग्रेनल और एक होता है ए ग्रेनल। एक होता है ग्रेनल और एक होता है ए ग्रेनल। ग्रेनल का मतलब क्या है, अगर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना प्रेजेंट है तो, और ए ग्रेनल का मतलब अगर जो ग्रेना है वो प्रेजेंट नहीं है। एक वो है जिसमें प्रेजेंट है, एक वो है जिसमें प्रेजेंट नहीं होते। तो ये ए ग्रेनल हो गया और ये क्या है, ग्रेनल। ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कौन सी सेल में होते हैं, मीजोफिल में होते हैं। ग्रेनल कौन सी सेल में होते हैं बेटा, मीजोफिल। हमने लीफ का स्ट्रक्चर जो है उसमें मीजोफिल सेल और बंडल शीट सेल के बारे में पढ़ा है। तो मीजोफिल सेल जो हैं उसी में ग्रेना प्रेजेंट होते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट को ग्रेनल बोल देते हैं। और जिसमें ग्रेना नहीं होते हैं वो कौन सी सेल होती है बेटा, वो होती है बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल। ठीक है, तो जो हमारी C3 प्लांट जिनको हम बोलते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ग्रेनल होते हैं। और जनरली C4 कौन से होते हैं, जिनमें ग्रेना मोस्टली एब्सेंट होता है और जिनमें क्या होता है कि जिनमें जो साइकिल जो है वो बंडल शीट सेल के अंदर चलती है। ठीक है, तो ये हमने इसके अंदर बता दिया कि ये C3 है और ये C4 में है। एक इसमें छोटी सी टर्म आती है, क्वांटासोम क्या होता है, क्वांटासोम। क्वांटासोम जो है वो एक तरह से फोटोसिंथेटिक की एक स्मॉल यूनिट होती है। क्या होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, क्वांटासोम। तो क्वांटासोम जो है वो जनरली क्या करते हैं, लाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक प्लांट की सेल की, तो उसके अंदर क्या होते हैं, क्वांटासोम जो है इसका नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर एवरेज की बात करें तो 100 से लेकर के 300 के बीच में इनका नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे क्वांटासोम की। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो देखो पहला फंक्शन क्या होगा, ये क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ग्रीन कलर की पिगमेंट है तो फोटोसिंथेसिस की करवाएगा ना। फोटोसिंथेसिस की देखो कैसे करवाएगा,
अभी जो हमने पूरा ग्रेना का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो हमने ये पढ़ा था कि ग्रेना जो है वो कुछ एक ऐसे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। बहुत सारे ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर मिल गए तो ग्रेना बन जाता है। अब इसी ग्रेना के अंदर इसी थाइलाकॉइड के अंदर क्या होता है, ये थाइलाकॉइड है, एक सिंगल जो है वो थाइलाकॉइड है। बहुत सारे थाइलाकॉइड जब मिलते हैं तो ग्रेना मिलता है। बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया कि ये सिंगल क्या है, ये थाइलाकॉइड है। बहुत सारे थाइलाकॉइड मिलते हैं तो ग्रेना बनता है। और थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, देखो पहले हमने बात की कि ये कोई लीफ है, ये है एक लीफ। उस लीफ के अंदर क्या है, कोई मीज़ोफिल सेल है, कोई मीज़ोफिल सेल है। उन मीज़ोफिल सेल के अंदर क्या है, ग्रेना प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्रेना। ये पूरा ग्रेना है। उस ग्रेना में से एक की बात करें तो थाइलाकॉइड, उस थाइलाकॉइड के अंदर क्या है, ये क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये पिगमेंट जो है ये क्या है, ग्रीन कलर की पिगमेंट है जो लाइट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब देखो ये तो पहला फंक्शन हो गया इसका फोटोसिंथेसिस का। और क्या है कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करवाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होएगी तो उसके बाद क्या है, स्टोरेज होगा ना, और स्टोर होकर के क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी होगा इसमें। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन ये करवाता है, इसलिए इसको कहा जाता है किचन ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहा जाता है, किचन ऑफ द सेल। कि भाई ये क्या है, ये किसी भी सेल का किचन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, थर्ड पॉइंट बता देते हैं कि जो लाइट और डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस जब होती है तो लाइट और डार्क रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ चलती है, लाइट रिएक्शन जो है वो चलती है थाइलाकॉइड में। कहाँ चलती है, थाइलाकॉइड में, जो मैंने अभी बताया। और डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ पर चलती है, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ पे चलती है, स्ट्रोमा में। ठीक है, तो ये थे इसके फंक्शन कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी करवाता है, इसलिए किचन कहा जाता है इसको सेल का। और ये लाइट रिएक्शन जो है वो कहाँ चलती है, थाइलाकॉइड में। डार्क रिएक्शन जो है वो कहाँ चलती है, स्ट्रोमा के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पढ़ा है, प्लास्टिड के अंदर आता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट प्रोड्यूस करता है ये। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, कौन कौन से टाइप होते हैं ट्रांसपोर्ट के, और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। देखो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसको बायो मेम्ब्रेन कहा जाता है, और कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है। तो उस पर क्या होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, और उन पोर का साइज़ जो है वो भी फिक्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि पोर का जितना साइज़ होगा तो वो उसी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर सकता है। बट कुछ एक ऐसे भी मॉलिक्यूल होते हैं जिनका या तो साइज़ बड़ा होता है या फिर क्या है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है। और या फिर क्या होता है कि कुछ एक ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब हाई कंसंट्रेशन से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो उन्हीं के लिए क्या है कि हम ये पढ़ेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जो भी मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होंगे तो वो किस तरीके से हो सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है वो दो तरह से हो सकता है। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये दो टाइप आते हैं हमारे जो कि हम ट्रांसपोर्ट के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट क्या होता है, किस तरह से होता है। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें कभी भी किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑन एनर्जी, इंडिपेंडेंट ऑन एनर्जी मॉलिक्यूल। यहाँ पे किसी भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये क्या होता है, डिपेंड्स ऑन द
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होगा। हमेशा पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसा होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। और जब कोई एनर्जी इसमें नहीं लग रही है तो ये प्रोसेस कैसी हो जाएगी, ये स्लो प्रोसेस होती है। कैसी हो जाएगी, स्लो। तो क्या है, इंडिपेंडेंट है, एटीपी मतलब एनर्जी के इंडिपेंडेंट है। और किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसे इसको ट्रांसफ़र होना होता है उसके कंसंट्रेशन पे। बाय डायरेक्शनल मतलब मूवमेंट जो है वो बाय डायरेक्शनल हो सकती है और ये स्लो प्रोसेस होती है क्योंकि किसी भी एनर्जी मॉलिक्यूल का यूज़ यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो उसके फर्दर कितने टाइप हैं कैसे कैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है बाय ऑस्मोसिस, या फिर हो सकता है बाय डिफ्यूज़न, या फिर हो सकता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से। तो ये क्या है, ये है हमारे फर्दर पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस से हो सकता है, डिफ्यूज़न से हो सकता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न से हो सकता है। तो एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, डिफ्यूज़न क्या होता है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है। ऑस्मोसिस it is the movement of water molecule from its higher concentration to lower concentration through the semi-permeable membrane, through the semi-permeable membrane। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, ऑस्मोसिस में वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, मतलब सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में। किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं। या फिर क्या है, इसकी एक डेफिनेशन और भी हो सकती है और वो डेफिनेशन क्या हो गई, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में जो मूवमेंट है उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, उसको भी ऑस्मोसिस बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो मूवमेंट होएगी ज़्यादा से कम में होएगी तो उसको हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, ऑस्मोसिस बोल देंगे। तो ऑस्मोसिस की हमारी ये डेफिनेशन हो सकती हैं। एक बार आप तीनों डेफिनेशन को देख लो। टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस, दो टाइप का होता है ऑस्मोसिस। एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। ऑस्मोसिस दो टाइप का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक होता है एक्सोस्मोसिस। एंडो नाम से लग रहा है अंदर, एक्सो बाहर। तो यहाँ पे मूवमेंट होएगी, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। मतलब क्या है कि सेल के बाहर से अंदर मूवमेंट होएगी तो उसको एंडोस्मोसिस बोलते हैं। और एक्सो में क्या होएगी, मूवमेंट होएगी किसकी, वाटर मॉलिक्यूल की, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल।
सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूवमेंट होएगी तो उसको हम एक्सोस्मोसिस बोल देते हैं। एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन होगा जब एंडोस्मोसिस होगा, कौन से टाइप का सॉल्यूशन होगा जब एक्सोस्मोसिस होगा। तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं हमारे जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होती है। तो सॉल्यूशन हमारे 3 टाइप के हैं। एक है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक होता है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और एक होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो 3 टाइप के हो गए ना, एक है हमारा आइसोटोनिक, एक है हाइपरटोनिक, एक है हाइपोटोनिक। तो आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, या फिर सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द सेल। मतलब सेल के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही कंसंट्रेशन क्या है, बाहर है। सेल के अंदर जितनी कंसंट्रेशन है उतनी ही क्या है, बाहर भी है। तो यहाँ पे क्या है, मूवमेंट क्या होएगी, कुछ भी नहीं। सो नेट मूवमेंट जो है वो यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो। नेट मूवमेंट क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि भाई एक जैसी है ना दोनों तरफ, तो हाई से लो कैसे होगा, नहीं हो सकता। सो नेट मूवमेंट क्या है, यहाँ पे ज़ीरो है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कोई एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल ले लिया हमने, 0.9% NaCl इन साइटोप्लाज्मा एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 5% शुगर in the cytoplasma is also a isotonic solution। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिए अपने आइसोटोनिक के। अब हाइपरटोनिक की बात करते हैं कि हाइपरटोनिक जो है वो क्या होगा। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट या फिर वाटर मॉलिक्यूल is higher inside the cell as compared to the outside of the cell। मतलब क्या है कहने का कि भाई सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। सेल है तो सेल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, और बाहर आसपास कंसंट्रेशन क्या है, काफ़ी कम है, कम कंसंट्रेशन है। तो मूवमेंट तो हमने क्या पढ़ी है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे क्या है, लो कंसंट्रेशन। तो मूवमेंट कैसे होएगी, कुछ इस तरह से होएगी, है ना, इस तरह से हो रही है मूवमेंट। तो इस तरह से हो रही है तो यहाँ पे होगा क्या, बाहर निकलता जाएगा, ये बाहर निकलता जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाहर निकलते निकलते जो सेल है वो क्या हो जाएगी, श्रिंक। सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। बाहर निकलने को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एक्सोस्मोसिस। क्या बोल दिया, एक्सोस्मोसिस। मतलब बाहर निकल रहा है ना ये, और बाहर निकल रहा है तो कब तक बाहर निकलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। मतलब जितनी कंसंट्रेशन यहाँ है उतनी ही यहाँ, दोनों इक्वल ना हो जाए। तो जब बाहर निकलेगा तो सेल कैसी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी सेल, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है ये कौन सी हो गई, यहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन हो गई है। अब क्या है कि हाइपरटोनिक में ही हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया, पहले यहाँ पर किसी एनिमल सेल को लिया, हमने यहाँ पर एक एनिमल सेल को लिया और हमने एनिमल सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा, हाइपरटोनिक में रखा। तो वो सेल जो थी
वो कैसी हो गई, बाहर की तरफ मूवमेंट हो रही है। तो सेल कैसी हो गई, यहाँ पे श्रिंक हो गई। कैसी हो गई, श्रिंक हो गई। तो अगर एनिमल्स के केस में हाइपरटोनिक कंडीशन आ रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे, यहाँ पे क्रीनेटेड सेल। क्या बोल देंगे, क्रीनेटेड सेल। अगर एनिमल के केस में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन किसी भी सेल के अंदर है और उसकी इस तरह से मूवमेंट हो रही है, वो श्रिंक हो गई है, तो उसको क्या बोल देंगे, क्रीनेटेड। क्या बोल देंगे, क्रीनेटेड सेल। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ प्लांट सेल की, प्लांट सेल की मैंने यहाँ पे बात की, तो प्लांट सेल में भी सेम क्या है, हाइपरटोनिक कंडीशन में उसको रखा। ये सेल थी प्लांट की, हाइपरटोनिक कंडीशन में रखा, तो सेम उसमें भी क्या हुआ, बाहर की तरफ मूवमेंट। तो ये भी क्या हो गई, श्रिंक हो गई। ऐसे क्या हो गई, श्रिंक हो गई। इसको बोल दिया हमने प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोल दिया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोल दिया, प्लाज्मोलाइज्ड सेल। अब देखो प्लाज्मोलाइज्ड, अब जब सेल जो है वो पहले क्या थी, इस तरह से थी, अब वो क्या हो रही है, श्रिंक 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 श्रिंक, बहुत ज़्यादा श्रिंक हो रही है। तो मतलब जो उसकी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उस पर भी फ़र्क पड़ रहा होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी यहाँ पे क्या हो रही है, टूट रही है ना। तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू ये बन रही है, यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्रोसेस हो रही है। प्लाज्मोलाइसिस के थ्रू ये सेल कौन सी बन गई, प्लाज्मोलाइज्ड सेल बन गई। कौन सी बन गई, प्लाज्मोलाइज्ड। ठीक है। अब जो प्लाज्मोलिसिस जो है जिस भी सेल के अंदर हुआ है वो दो टाइप का होता है। एक है इंसिडेंट प्लाज्मोलिसिस और दूसरा होता है एविडेंट प्लाज्मोलिसिस। एक होता है इंसिडेंट प्लाज्मोलिसिस, एक होता है एविडेंट। इंसिडेंट का मतलब क्या है कि जब प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हुई, जब क्या हुआ, जब प्लाज्मोलाइसिस स्टार्ट हुई तो कहाँ से हुई, कॉर्नर पे से। मतलब सबसे पहले सेल जब श्रिंक होएगी तो कहाँ से रप्चर होएगी, कॉर्नर पे से होएगी, तो उसको हम इंसिडेंट बोलते हैं। और एविडेंट का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू, कॉर्नर से होती होती पूरी की पूरी मेम्ब्रेन, कॉर्नर से होती होती क्या है ये, कॉन्टिन्यू, कॉर्नर से होती होती पूरी मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो गई, रप्चर हो गई, उसको एविडेंट बोलते हैं। इंसिडेंट क्या है, प्लाज्मोलाइसिस कॉर्नर से स्टार्ट हुई है, कॉर्नर से टूटना शुरू हुई है तो उसको इंसिडेंट बोल दिया। एविडेंट का मतलब क्या है कि कॉर्नर से होते 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 कॉन्टिन्यू क्या हुआ, पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो गई, टूटने लगी, तो उसको बोल देते हैं एविडेंट। ठीक है। अब क्या है कि ये सेल क्या है, ये भाई श्रिंक हो गई है, ये क्या हो गई थी, श्रिंक। इसको किस कंडीशन में रखा था, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अगर मैं इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, अगर मैं इसी प्लाज्मोलाइज्ड सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दूं तो किस में रख दूं, हाइपोटोनिक। मतलब क्या है, अब इसके अंदर क्या थी, कंसंट्रेशन कम हो गई थी, तो सॉल्यूशन ऐसा रख दिया, तो सॉल्यूशन में जब इसको रखा तो ये सेल वापस कैसी हो जाएगी, वैसी ही। कैसी हो जाएगी, वैसी ही। इसको बोल देंगे डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। क्या बोल देंगे, डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। मतलब क्या हुआ है, एक बार तो हाइपरटोनिक की कंडीशन थी, श्रिंक हो गई, फिर वापस से क्या कर दिया, हाइपोटोनिक की कंडीशन जब उसमें आई तो वो कैसे हो जाएगी, ले लेगी ना वाटर को, लेती रहेगी बाहर से, लेती रहेगी, तो उसे क्या हो जाएगा, फिर से स्वैलअप हो जाएगी, तो उसको बोल दिया डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। ठीक है। तो ये हमने अभी अपना पढ़ा है हाइपरटोनिक। ठीक है। हाइपोटोनिक देख लेते हैं अभी क्या है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब क्या है कि सेल के अंदर कंसंट्रेशन है वाटर की कम, सेल के बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, अंदर क्या है, कम, बाहर क्या है, ज़्यादा। तो भाई हमने क्या पढ़ा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यही तो पढ़ा है ना। क्या पढ़ा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब ये बाहर से कहाँ जा रहा है, अंदर आ रहा है, अंदर आके क्या हो गया, इसने सेल को क्या कर दिया, स्वैलअप। सेल को क्या कर दिया, स्वैलअप। पहले सेल क्या हुई थी, श्रिंक, अब सेल क्या हो गई, स्वैलअप।
स्वेलअप हो गई भाई। अब स्वेलअप हो गई तो भाई ये जितने वाटर के मॉलिक्यूल हैं ऐसे आ गए ज़्यादा, है ना, ज़्यादा। जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है तो वाटर के मॉलिक्यूल का प्रेशर मेम्ब्रेन पे बढ़ रहा है। वाटर के मॉलिक्यूल जो अंदर आ रहे हैं उसका प्रेशर मेम्ब्रेन पे बढ़ रहा है और वो अपने साइज को बढ़ाए जा रही है, प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो मतलब क्या है कि मेम्ब्रेन जो है वो तो प्रेशर लगा रही है वाटर के मॉलिक्यूल पे, और वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ लगा रहे हैं, मेम्ब्रेन पे। ऐसे हो रहा है ना कि भाई वो क्या कह रही है कि नहीं मैं तो अपना साइज़ इतना ही रखूँगी, वाटर के मॉलिक्यूल क्या कह रहे हैं, नहीं हम तो आए जा रहे हैं, तेरे को साइज़ बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर लगा रहे हैं, वो अपना लगा रही है, वो अपना लगा रहे हैं। तो इससे क्या है, इक्वल एंड ओपोजिट प्रेशर। इस प्रेशर को हम बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं, टर्गर प्रेशर। जिस सेल में ऐसा हो रहा है उस सेल को बोलते हैं टर्जिड सेल। क्या बोलते हैं, टर्जिड सेल। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे क्या है, अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, तो अंदर आने को बोल देंगे एंडोस्मोसिस। क्या बोल देंगे, एंडोस्मोसिस। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी हाइपोटोनिक की, ये ऑस्मोसिस कर लिया। अब ऑस्मोसिस जो है वो जनरली किस किस में होता है, ठीक है, ऑस्मोसिस जो है वो किस किस में होता है। सबसे पहले ऑस्मोसिस जो है रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। रूट के ऊपर होते हैं ना रूट हेयर, स्मॉल स्मॉल ब्राउनिश कलर के, तो वो क्या करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। सेकंड जो है वो क्या है, जर्मिनेटिंग सीड ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स वाटर किसके थ्रू, ऑस्मोसिस। तो जर्मिनेटिंग सीड जो है वो भी क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, खुद कैसा हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा, फिर क्या होएगा, छोटी छोटी प्लांटलेट बाहर निकल आएंगी। तो वो भी कैसे हो रहा है, ऑस्मोसिस से। थर्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग of stomata by the osmosis process। अब क्या होता है, देखो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। स्टोमेटा ओपन क्यों होता है, जब उसके ऊपर क्या लगता है, प्रेशर लगता है वाटर के मॉलिक्यूल का। तो प्रेशर लगता है तो गार्ड सेल होती है ना स्टोमेटा के बाहर, तो वो उसको ओपन कर देते हैं। ओपन कर दिया तो वाटर के ड्रॉपलेट बाहर निकल गई, इवेपोरेशन हो गया। फिर से क्या है, प्रेशर कम हो गया तो क्लोज हो गया। फिर से क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है प्लांट। फिर से क्या है, पूरी प्रोसेस चली और जो बच जाता है, जो वेस्ट, उसको बाहर निकालना होता है, तो फिर से इवेपोरेशन होगा। फिर से प्रेशर लगेगा स्टोमेटा के ऊपर तो गार्ड सेल क्या करेंगे, फिर से ओपन हो जाएंगी। ओपन करेंगे स्टोमेटा को तो फिर से वाटर क्या है, उसका लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, ये सारी प्रोसेस जो हैं वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती हैं। ठीक है, अब डिफ्यूज़न पढ़ते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, ठीक है, डिफ्यूज़न इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉलिड, लिक्विड या फिर गैसेस मॉलिक्यूल from its higher concentration to lower concentration। ठीक है, तो देखो डिफ्यूज़न क्या है, सेम है वही, बट यहाँ पे सॉलिड भी आ गया, लिक्विड भी आ गया, गैस भी आ गई। ऑस्मोसिस में सिर्फ वाटर की बात करी थी और ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी थी। यहाँ पे ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है, वो किसी भी टाइप का मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, बट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग करता है, हाई से लो कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो डिफ्यूज़न प्रोसेस जो है कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं इसको, तो देखते हैं बेटा कौन कौन से। फर्स्ट जो है वो कौन सा होगा, टेम्परेचर।
टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूज़न। जितना ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उतना ही ज़्यादा डिफ्यूज़न का रेट भी बढ़ता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूज़न होता है। सेकंड जो है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूज़न। देखो जैसे क्या है, घरों में क्या है कि जैसे खाना बना, अब जितने आसपास के घर हैं उन सबको पता चल जाएगा कि इस घर में क्या बना है, क्योंकि उन सब का डिस्टेंस क्या है, कम। तो एयर के साथ क्या हो गया है, डिफ्यूज़न हो गया कि जो वहाँ से क्या है, खाने की जो वहाँ से गैस जो निकली है वो क्या है, उसके अंदर मिक्स हो गई, गैस के अंदर पार्टिकल सब मिक्स हो गए और आसपास के जितने भी एरिया थे सबको पता चल गया कि इनके घर पे क्या बन रहा है। बट जो दूर डिस्टेंस पे जो हैं, दूर डिस्टेंस वाले जो घर हैं उनको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए क्या है, डिस्टेंस जो है वो इरिवर्सिबल होता है। थर्ड एक पॉइंट है इसमें, वो है डेंसिटी। डेंसिटी, ठीक है। अब देखो ये डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी इरिवर्सिबल ही होती है डिफ्यूज़न के। और इसके बारे में एक साइंटिस्ट ने बताया था, उसका नाम था ग्राम। क्या था? ग्राम्स। इसलिए हम इसको बोलते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जितना ज़्यादा कोई भी मॉलिक्यूल डेंस होगा, कोई पार्टिकल की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है उसका डिफ्यूज़न का रेट उतना ही कम होता है, जितनी ज़्यादा उतना ही कम। तो ग्राम्स लॉ बोलते हैं हम इसको। फोर्थ जो है वो हम बता सकते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ही डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है उतना ही डिफ्यूज़न भी ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो कम कंसंट्रेशन है तो डिफ्यूज़न कितना होगा, कम का ही तो होगा। और जो ज़्यादा है वो क्या करेगी, ज़्यादा डिफ्यूज़ हो पाएगी, जो भी पार्टिकल्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ एक फैक्टर थे, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल जो है वो इसमें हम ले सकते हैं फेरोमोन्स का। फेरोमोन्स जो है वो एक तरह का क्या है कि जितने भी सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनकी बॉडी से रिलीज़ होता है, एक टाइप का केमिकल है जो रिलीज़ होता है। अब वो जब उनकी बॉडी से रिलीज़ होता है तो वो एयर में जा कर के डिफ्यूज़ हो जाता है, और एयर में डिफ्यूज़ हो करके जो उस एनिमल का पार्टनर है, क्योंकि ब्रीडिंग टाइम आ जाता है तब रिलीज़ करते हैं, तो जो उसका पार्टनर है मेल या फीमेल, उसको ये पता चल जाता है कि भाई ये जो स्मेल है ये किधर से आ रही है और उसको किधर जाना है, ठीक है। तो ये भी डिफ्यूज़न से ही पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये हमारा था डिफ्यूज़न। अब हमारा इसमें रह गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सॉरी, इससे पहले एक बार फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और करते हैं। नाम से लग रहा है ना फैसिलिटी, मतलब क्या है कि कोई स्पेशल कंडीशन दे दी उसको। अब देखो ये फैसिलिटी होती कैसी है, जैसे ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हमने पढ़ा था इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, पढ़ा था ना, इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं। ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है, इसको यहाँ पे नाम दे दिया यहाँ पे टनल मॉलिक्यूल, या फिर इसको कैरियर मॉलिक्यूल भी बोल सकते थे। तो कुछ एक क्या होते हैं कुछ एक क्या होते हैं जो वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, वो आसानी से मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखो हमने जब पढ़ा था कि भाई जो हमारी मेम्ब्रेन है वो बायलेयर होती है, तो एक पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, इसका हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक और दूसरा पार्ट कैसा था, टेल वाला हाइड्रोफोबिक। तो कुछ इस तरह से था ना स्ट्रक्चर, ऐसे। सारी मेम्ब्रेन को तो दोबारा नहीं दिखा रही हूँ मैं, ऐसे दिखा रही हूँ। ये हेड वाला पार्ट है हाइड्रोफिलिक, ये टेल वाला पार्ट था, कौन सा था, ये हाइड्रोफोबिक, ठीक है। ये हेड वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो पार्ट है ये कैसा है, हाइड्रोफोबिक, मतलब ये कैसा है, लिपिड लविंग। और ये हेड वाला था हाइड्रोफिलिक, ये कैसा था, वाटर लविंग।
तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो इस पार्ट में से क्रॉस नहीं हो पाते हैं, यहाँ से वो क्रॉस नहीं हो पाते हैं, सिर्फ यहाँ तक हो सकते हैं। तो उसको क्रॉस करवाने के लिए एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न होता है, उस स्पेशल टाइप के डिफ्यूज़न को ही हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब देखो वो कैसे होगा, इसी के अंदर से ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, अपनी शेप को ऐसे बना लेगा जैसे उस मॉलिक्यूल का साइज़ है, और धीरे धीरे इसी में से वो क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। बाहर निकलना है तो कुछ इसी तरह से क्या है, ये ऐसे करेगा और ये आसानी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल था, टनल मॉलिक्यूल, जिसकी हेल्प से ये क्या हो गया, यहाँ से क्रॉस कर गया। तो इसको फैसिलिटी मिल गई जो सबको नहीं मिलती है, तो इसलिए इसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न बोलते हैं। ठीक है, एक लास्ट इसका हमारा क्या रहता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, ये ट्रांसपोर्ट कैसा है, ये है एनर्जी डिपेंडेंट। क्या है, एनर्जी डिपेंडेंट, मतलब एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये बड़ी फास्ट प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, फास्ट प्रोसेस होती है। और मेनली कैसी होती है, ये यूनिडायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो है वो मूवमेंट हो पाती है इसके अंदर। ठीक है, एक्टिव के अंदर। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है उसमें क्या है कि बहुत सारे आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, हैवी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट ऐसे होता है। ठीक है, फैट के मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं तो वो भी इस तरह से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। फर्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखो कैसे करते हैं, ये मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, मेम्ब्रेन पर ये क्या है, कोई कैरियर मॉलिक्यूल है। तो जब कभी भी पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल अंदर आते हैं ना, तो जब ये 2 आएंगे ना तो उसके साथ साथ सोडियम जो है उसके 3 मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इसके 2 अंदर आते हैं तो इसके 3 बाहर निकलते हैं। तो क्या है कि ये कम है और ये ज़्यादा हो गया, कम अंदर आया ज़्यादा बाहर निकल गया। तो इस टाइम पे क्या होती है, इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये ट्रांसपोर्टर जो है उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एटीपी क्या करता है, फिर एनर्जी को रिलीज़ करता है किसके फॉर्म में, एडीपी और एक फॉस्फेट। एटीपी मतलब टूट जाता है एडीपी और फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये अंदर आए पोटेशियम और ये 3 सोडियम बाहर निकल गए। ठीक है, एक्टिवली। देखो अब तो एटीपी के प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है तो बड़ा फास्ट होता होगा, है ना, जल्दी जल्दी होता होगा। तो जब ये लगातार ये कंडीशन चलती रहती है तो क्या होता है कि भाई बहुत सारे सोडियम जो हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। बहुत सारे सोडियम जो हैं वो क्या होते हैं, मेम्ब्रेन के इस तरह से बाहर प्रेजेंट हो जाते हैं। तो इनकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। अब हमेशा क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। तो ये हाई है तो अब ये क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, इस तरह से क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, हाई कंसंट्रेशन। बट ये कभी भी अकेले नहीं जाते, ये कभी भी अकेले नहीं जाते। तो ये क्या करेंगे, ये अपने साथ ग्लूकोज को भी लेके आ जाते हैं। किसको लेके आ जाते हैं, ग्लूकोज को लेके आ जाते हैं। और भाई सेल ने ये पूरा काम क्यों किया, क्योंकि सेल को ग्लूकोज चाहिए था। क्यों किया, क्योंकि सेल को ग्लूकोज चाहिए था। पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं। 2 सोडियम के मॉलिक्यूल आए तो 2 पोटेशियम के अंदर आए तो 3 सोडियम के बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, अब इस काम को करने के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। एटीपी जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एडीपी और फॉस्फेट में टूट करके। तो लगातार क्या है, अब जो सोडियम है वो बाहर निकलते जा रहे हैं। तो बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। अब बहुत ज़्यादा हो गई तो भाई हाई से लो कंसंट्रेशन तो मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे हाई से लो कंसंट्रेशन मूवमेंट होएगी सोडियम की। बट सोडियम कभी भी अकेला नहीं आता, वो किसको लेके आएगा, ग्लूकोज को लेके आएगा। और यही तो सेल चाहती थी कि उसको ग्लूकोज मिल जाए, इसी के लिए तो ये किया है सेल ने सब कुछ। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको बोल देते हैं हम प्राइमरी
प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या बोल दिया, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ये उसके बाद हुआ तो इसको बोल दिया सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब क्या है कि एक आधा और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं हम एक्टिव का। एक प्रोसेस होती है एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब जिस तरह से क्या है कि ये सेल है, एक मेम्ब्रेन दिखा दी मैंने। अब क्या है कि कोई ये जो है ये मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, बट क्या है कि पोर का साइज छोटा, ये अंदर नहीं आ पा रहा है, तो ये प्रेशर लगाता है तो कुछ इस तरह से सेल क्या करती है, कुछ वेसिकल की शेप बना लेती है। इस तरह से क्या है, ये वेसिकल की शेप बना लेती है और इसको कहाँ ले आती है, अंदर ले आती है। फिर ये आगे और प्रेशर लगाता है तो यहाँ से ये रप्चर हो जाएगी, ये क्या है, अंदर आ गया, और यहाँ से वापस जो मेम्ब्रेन है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी ही हो जाएगी। तो जब ये आ रहा है तो ये फोर्सफुली आ रहा है, कैसे आ रहा है, फोर्सफुली आ रहा है। तो यहाँ पे भी क्या है, एनर्जी की ज़रूरत उसको पड़ रही है, तो उसी प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अगर इस प्रोसेस के थ्रू कोई सॉलिड का मॉलिक्यूल आ रहा हो सेल के अंदर तो उसको हम क्या बोल देंगे, फेगोसाइटोसिस। और अगर कोई लिक्विड का आ रहा है मॉलिक्यूल तो उसको हम क्या बोल देंगे, पाइनोसाइटोसिस। क्या बोल देंगे, पाइनोसाइटोसिस बोल देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक्टिवली ही ट्रांसपोर्ट करते हैं। एक चीज़ और देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें ये बताया था, मेम्ब्रेन में ये बताया था कि मेम्ब्रेन में से क्या है, दो पोटेशियम और 3 क्या है यहाँ से सोडियम, ऐसे बोला ना। अब देखो, एक की डायरेक्शन अंदर थी, एक की बाहर थी, मतलब दोनों की क्या थी, एक दूसरे के ओपोजिट थी। एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में जो मूवमेंट है उसको बोल देते हैं हम एंटीपोर्ट। एक दूसरे के ओपोजिट जो है उसको क्या बोल देते हैं, एंटीपोर्ट। यहाँ देखो, ये भी अंदर आ रहा था सोडियम और साथ में ग्लूकोज, दोनों अंदर आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन है तो उसको बोल देंगे हम सिम्पोर्ट। क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट। ठीक है, एंटीपोर्ट अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट। सिम्पोर्ट दोनों एक साइड, या तो दोनों अंदर आ रहे हैं या दोनों बाहर जा रहे हैं। ठीक है, अब एक और होता है यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे कि कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल ही होगा, कोई एक सिंगल होगा, दो नहीं है, या तो वो सेल के अंदर आ रहा होगा या सेल के बाहर जा रहा होगा, तो उसको यूनिपोर्ट बोलते हैं, यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट। तो ये हमने किया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, आज का जो टॉपिक था ये हमारा यहीं पे ख़त्म हुआ है। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, अपनी अगली वीडियो के साथ। तो तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो क्लोरोप्लास्ट किया था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और डायग्राम जो है वो कई बार आपके पेपर में आ जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार उसी में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो मैं उसका सॉल्यूशन करके दूँगी। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। और साथ में लाइक ज़रूर करें। अगर आप लाइक करोगे तो उससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगी, और अगर शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास हमारी वीडियो जो है वो जा पाएगी, तो उनको भी उसका फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों अपने अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंड थैंक यू।